हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। वेरी गुड। अब आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो क्लास 12th नीट और जेई सब के लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें एक दो टॉपिक रह गया था पहले। उसमें सबसे पहले आज सिखाऊंगा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, और इस सीरीज के एप्लीकेशंस पर बहुत सारे एमसीक्यू बनता है। सीरीज आपने एक्टिविटी सीरीज तो क्लास 9-10 में भी पढ़ा होगा, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसमें मेटल नॉन मेटल सारे हैं। ठीक है, तो उसका एप्लीकेशन। दूसरा टॉपिक होगा कि दो इलेक्ट्रोड्स दिया हुआ है और उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दिया हुआ है, एसआरपी या एसओपी। तो उसके हेल्प से आप तीसरे इलेक्ट्रोड का कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सामने में है, देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ईसीएस। ओके, तो ये सीरीज क्या है? तो कहते की जाए कि जब हम लोग कॉमन इलेक्ट्रोड्स को, जितने भी इलेक्ट्रोड है, चाहे वो मेटल इलेक्ट्रोड हो या गैस इलेक्ट्रोड हो या फिर ब्रोमीन इलेक्ट्रोड हो जो लिक्विड फॉर्म में है ना, किसी भी इलेक्ट्रोड्स, जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं, उसको यदि आप अरेंज कर देते हैं उसके एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, देखो -3.05, और हमने लिया, नीचे लिया कितना, +2.87। तो आप क्या देख रहे हो, एसआरपी वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। एसआरपी वैल्यू इंक्रीजेज, या फिर एनसीईआरटी में देखोगे तो उससे डिक्रीजेज लिखा है। कोई बात नहीं, फ्लोरीन इलेक्ट्रोड को ऊपर रखो और लिथियम को नीचे रखो, रिजल्ट एक ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होगा कि ये सीरीज है क्या, तो लिखते हैं क्या। अच्छा, कॉमन इलेक्ट्रोड्स लिया हमने, सारे इलेक्ट्रोड नहीं लिया, केवल सीक्वेंस आपको समझा रहा हूं कि the series of electrodes, चाहे वो एसआरपी हो, एनोड हो या कैथोड हो, तो हमने सारे दिखाई दे रहा होगा सबको कैथोड लिया है। द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ब्रैकेट में देता हूं, और डिक्रीजिंग ऑर्डर, आपके पास फ्रीडम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब एसआरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, मतलब हम लिख सकते हैं एसआरपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में यदि आपने इलेक्ट्रोड्स को अरेंज कर दिया, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ईसीएस। ठीक है, हमने जो सीरीज बनाया उसमें एसआरपी वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, मतलब हमने ये लिखा है, ये एसआरपी वैल्यू इंक्रीजेज, बढ़ता जा रहा है, इस ऑर्डर में लिखा है। बट यू कैन राइट द सीरीज ऑल्सो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। आप फ्लोरीन इलेक्ट्रोड को सबसे टॉप पर रखें, लिथियम इलेक्ट्रोड को सबसे नीचे रखें, तो इसको कहते हैं सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, अब सवाल है कि डेटा कहां से याद होगा? तो हमने जितने इलेक्ट्रोड्स बनाए, कॉमन इलेक्ट्रोड्स, जिस पर बेस्ट प्रॉब्लम आते रहता है एमसीक्यू में, तो कॉमन इलेक्ट्रोड्स को आप देखते देखते जब न्यूमेरिकल करोगे तो बुक मत देखना, इसी टेबल को आप देखते रहो तो आपको कुछ याद हो जाएगा, या फिर सीक्वेंस याद हो जाएगा, इंक्रीजिंग है या डिक्रीज, किसका कम है किसका ज्यादा है। ठीक है, इसके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स हैं, उसको हमने नहीं कंसीडर किया। जो कॉमन इलेक्ट्रोड्स है, इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड्स है, उसको लिया। तो अब हम थोड़ा देख लेते एक बार। सबसे कम एसआरपी वैल्यू किसका होता है? लिथियम इलेक्ट्रोड का, -3.05। ओके, और जिसकी एसआरपी जितनी कम होगी उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, उतना ज्यादा होता है। यानी हम देखेंगे कि रिड्यूसिंग पावर जब नीचे से ऊपर चलो तो क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा, घटता जाएगा। यानी कि लिथियम इलेक्ट्रोड की रिड्यूसिंग जो पावर है, रिड्यूसिंग एजेंट नेचर, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। और फ्लोरीन इलेक्ट्रोड की एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा है,
तो जिसकी एसआरपी ज्यादा होता है, याद रखना एसआरपी ज्यादा है, ओके, तो इसका मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो एसआरपी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। और रिड्यूस होने की टेंडेंसी, जब रिडक्शन होता है तो कौन सा नेचर हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो कौन सा नेचर हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, उल्टा पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में। तो इस सीरीज को हम लोग कहते हैं कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज में हमने जो कॉमन इलेक्ट्रोड्स है उसके एसआरपी वैल्यू के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, बट यू कैन ड्रॉ इन रिवर्स डायरेक्शन ऑल्सो। ओके, मीन्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इसको आप टॉप पर लिखें, इसको आप बॉटम पर लिखें, ठीक है। अब मेन है कि इस सीरीज से इसका एप्लीकेशंस क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम आएंगे तो वो जानो। तो लिखें एप्लीकेशंस, नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लोगे, एप्लीकेशंस ऑफ ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशंस क्या है। नंबर 1, यदि आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कंसेप्ट है, पहले से आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट है, तो आप सबसे पहला कि आप इस सीरीज को देख करके ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तैयार कर सकते हो, एनोड और कैथोड कंसीडर करोगे, जो सेल क्या होगा, फिजिबल होगा। फिजिबिलिटी, स्पॉन्टेनिटी, मतलब टू predict the feasibility means feasibility मतलब spontaneity, feasibility of सेल रिएक्शन की फिजिबिलिटी को आप प्रेडिक्ट करोगे, पहला यही है। तो इसके लिए आपको चाहिए एनोड और कैथोड की पहचान। चूंकि आप सबने पढ़ा होगा कि जब हम लोग फिजिबल सेल होता है तो E0 सेल की वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। E0 सेल वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। सेल का स्टैंडर्ड EMF वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, फॉर फिजिबल सेल रिएक्शन, फिजिबल सेल रिएक्शन, ओके। फिजिबल सेल रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, E0 सेल वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। यदि नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब वो सेल नहीं होगा। अब इसके लिए कैसे पता करें, तो इसका मतलब आप एनोड और कैथोड की पहचान करोगे तभी होगा, ओके। जैसे मान लो एक हमने एग्जांपल यहां लिया, सपोज कि हमने ले लिया कि कॉपर इलेक्ट्रोड को एनोड मान लेते हैं, चेक करना, ओके। इसको हमने एनोड मान लिया और जिंक इलेक्ट्रोड को कैथोड मान लिया, जिंक इलेक्ट्रोड को कैथोड, ये एनोड और ये कैथोड। बताओ इसकी E0 सेल निकालोगे, E0 सेल, तो जिंक आपने पढ़ा था E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, याद होगा। अब राइट हैंड इलेक्ट्रोड क्या है, जिंक इलेक्ट्रोड, और जिंक इलेक्ट्रोड की एसआरपी वैल्यू देखना, जिंक इलेक्ट्रोड की एसआरपी वैल्यू याद देखो -0.76, यहां लिखेंगे -0.76, माइनस एनोड कॉपर इलेक्ट्रोड है तो कॉपर की एसआरपी वैल्यू कितना होता है, यहां देखो +0.34, ये है कॉपर का, ठीक है। तो कॉपर का तो यहां लिखेंगे -0.34 माइनस, ये प्लस में और ये भी वैल्यू माइनस में। अब बताओ ये वैल्यू कितना होगा, -1.10 वोल्ट। यदि हमने ऐसा लिखा तो इसका मतलब ये सेल क्या होगा, फिजिबल नहीं होगा। क्यों, तो E0 सेल क्या होगा, नेगेटिव, यानी सेल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल, सेल इज नॉट फिजिबल, यू कांट गेन करंट, ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी नहीं, सेल इज नॉट फिजिबल। तो फिजिबल सेल करने के लिए क्या करना होगा, हमने क्या किया है, एनोड और कैथोड का जो पहचान है वही गलती कर दिया। याद होगा कि जिस इलेक्ट्रोड का एसआरपी वैल्यू ज्यादा होता है वो क्या होता है, कैथोड। यदि हम उल्टा काम करें, ठीक है, इस सेल को अभी हम रहने देते हैं ECS को, चूंकि इसी से डिस्कस करेंगे, केवल इधर वाले पॉइंट हटाता हूं, इधर वाली बात हटा देता हूं। एप्लीकेशंस में जो बात किए थे, यदि हम लोग इस सेल की बजाय उल्टा कर ले, जस्ट रिवर्स कर लो कि बट, यहां लिख रहा हूं, बट जिंक सॉलिड, जिंक आयन, कॉपर आयन, कॉपर सॉलिड। अब इस सेल के लिए निकालते हैं, तो E0 सेल क्या लिखोगे, E0 राइट, मतलब इसकी वैल्यू कितना होता है,
0.34 वोल्ट कॉपर इलेक्ट्रोड का, अभी लिखा था 0.34 वोल्ट, और माइनस जिंक इलेक्ट्रोड का कितना, माइनस 0.76 वोल्ट। अब आप देखोगे ये कितना होगा, 0.34 प्लस 0.76, यानी ये कितना होगा, प्लस 1.10 वोल्ट, इतना आ जाएगा। अब देखो पॉजिटिव आ गया ई नॉट सेल, इसका मतलब दिस सेल इज फिजिबल, दिस सेल इज फिजिबल। इसका मतलब हुआ ये एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा कि यदि फिजिबल सेल होगा, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होना है, तो उसके लिए ई नॉट सेल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ गया। दूसरा, इसी को हम लोग दूसरे लैंग्वेज में इसी एप्लीकेशन को ऐसे बता दें। सेकेंड, टू आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड। नंबर 2, दूसरा एप्लीकेशन चल रहा हूं, टू आइडेंटिफाई एनोड एंड कैथोड। एनोड और कैथोड की पहचान कैसे करें, इन एनी सेल। मतलब आप इलेक्ट्रोड का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कौन सा इलेक्ट्रोड किस तरह से बिहेव करेगा। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोड हैविंग हायर एसआरपी विल बिहेव एज व्हाट, कैथोड, एंड इलेक्ट्रोड हैविंग लेसर एसआरपी विल बिहेव एज एनोड। मतलब इलेक्ट्रोड हैविंग, ये बात मैं दोबारा लिख रहा हूं आज, इससे पहले वाले क्लास में बताया था, याद है, हैविंग हायर एसआरपी, हायर एसआरपी विल बिहेव। किसी भी इलेक्ट्रोड का नेचर एब्सोल्यूट नहीं है एक्सेप्ट लिथियम इलेक्ट्रोड एंड फ्लोरीन इलेक्ट्रोड, क्योंकि इसकी मिनिमम है, इसका मैक्सिमम है, बाकी बीच में जितना है सब कंपेयर कर सकते हो, कौन ज्यादा है कौन कम है। विल बिहेव एज कैथोड एंड हैविंग लेसर SRP will behave as एनोड। जैसे मान लो कि हम लोगों ने एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड ले लिया और आयरन इलेक्ट्रोड, ये Fe2+Fe, ये दोनों लिया, इसको बना करके हमें सेल तैयार करनी है। तो इसकी SRP क्या है, -0.44, और इसकी SRP कितना, -1.66। सो दिस वैल्यू इज हायर, माइनस साइन लगा के चलोगे, ठीक है, देन दिस वन। इसलिए जो आयरन इलेक्ट्रोड होगा वो क्या होगा, कैथोड, एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड क्या होगा, एनोड। या फिर हमने जो सीरीज बनाया उसमें आप यूं लिख सकते हैं, समझ सकते हो कि जिस इलेक्ट्रोड की पोजीशन नीचे है वो क्या होगा, कैथोड, और जिसकी पोजीशन ऊपर है वो क्या हो जाएगा, एनोड। ठीक है, जैसे हमने अभी पूछा जिंक और कॉपर, तो जिंक की पोजीशन देखो ऊपर है तो ये क्या होगा, एनोड, और कॉपर की पोजीशन नीचे है तो ये क्या होगा, कैथोड। लेकिन ऊपर नीचे की बात तब करना जब हम लोग SRP वैल्यू को क्या कर रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गया। तीसरी बात, थर्ड एप्लीकेशन, ओके, तीसरा एप्लीकेशन है कि आप रिड्यूसिंग एजेंट नेचर, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। टू कंपेयर reducing power and oxidizing power, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर को कंपेयर कर सकते हो। कैसे, यहां समझ लो, देखो टॉप टू बॉटम आ रहे हैं हम लोग, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP। जिसकी SRP जितनी ज्यादा होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, उतना स्ट्रांग होगा। यानी सबसे पहले यहां लिख दो, ऑक्सीडाइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP। इस बात को कभी भूलना नहीं, अपने आप समझ में आ जाएगा। एंड रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। SRP का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कौन, रिड्यूसिंग पावर। SRP ज्यादा होगा तो वो, या देखो ये रिड्यूसिंग पावर ऐसे बढ़ता जा रहा है। लिथियम इलेक्ट्रोड, लिथियम की बात करो तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और फ्लोरीन क्या होगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओके,
इतनी बात समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे हम लोग एक्टिविटी ऑफ मेटल। एक्टिविटी ऑफ मेटल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को जिंक वेसल में नहीं रख सकते। जिंक से बना हुआ कंटेनर है, बीकर है, जार है, जिंक का बना हुआ, तो उसमें आप कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते हो। लेकिन उल्टा काम कर सकते हैं हम लोग, कॉपर से बने हुए वेसल में जिंक सल्फेट को रख सकते हैं। मतलब एक्टिविटी सीरीज की बात करता हूं। तो तीसरी बात, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, रिएक्टिविटी, रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। मेटल्स की रिएक्टिविटी कहते हैं जिस मेटल मतलब इलेक्ट्रोड की एसआरपी ज्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। यानी रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। ऐसे मैथमेटिकली याद रखो, जिसकी एसआरपी ज्यादा है, यहां देखना, अब इलेक्ट्रोड की मेटल की बात करते, कॉपर ले लो, कॉपर कितना 0.34, आइए सिल्वर कितना 0.80 है। तो इसका मतलब सिल्वर की रिएक्टिविटी कॉपर से क्या है, कम है। एसआरपी ज्यादा होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। ओके, जैसे इस बेसिस पर हम यदि अरेंज करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, उसके बाद बेरियम, उसके बाद कैल्शियम, राइट, उसके बाद सोडियम। सीरीज देखते चलो, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, ओके, देन जिंक, देन आयरन, वो भी Fe2+ से Fe होता तब आयरन, ओके, उसके बाद हाइड्रोजन 0 होता है, हाइड्रोजन कहते दोनों एजेंट काम करता ना, H2 SRP 0 है, उसके बाद कॉपर, फिर सिल्वर एंड सो ऑन। मतलब रिएक्टिविटी रिलेटिव रिएक्टिविटी डिक्रीजेज, घटता जा रहा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जिंक का सॉल्यूशन है, उसमें एल्युमिनियम डालो तो एल्युमिनियम जिंक को वहां से क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। आप सबने पढ़ा होगा कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ओके, ये तो समझ में आ गया। और इसके बाद इसी से लगा हुआ पांचवी बात बता दूं, प्रेडिक्शन फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। prediction for the metal displacement reaction, ठीक है, इसको भी प्रेडिक्ट कर लोगे। तो कहते हैं क्या कि मोर रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो इसके लिए याद रखना, मोर रिएक्टिव मेटल का मतलब लेसर एसआरपी, उसकी एसआरपी क्या होगी, कम होगी। मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, मतलब मोर एसआरपी ज्यादा होगी फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसका बेसिक जो प्रिंसिपल यही है। जैसे एग्जांपल्स देख लें, इस बात को समझाने के लिए एग्जांपल दे। ओके, अगली बात, इसकी एग्जांपल प्रेडिक्शन फॉर द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लो आपने जिंक सॉलिड है, इसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, ब्लू कलर होगा। जैसे ही ब्लू कलर
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप जिंक मेटल को डाल दोगे, सॉल्यूशन टर्न्स टू कलरलेस। क्यों? तो ये बन जाता है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन किसका बन गया? जिंक सल्फेट का। अब प्लस यहां से कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा, प्लस कॉपर, यहां लिखो Cu, और मेटल है तो यहां लिख दिया सॉलिड। तो ये क्या होगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। ये रिएक्शन फिजिबल होगा, बट जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में या कॉपर सॉलिड को आप जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दो, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, तो आप कहते हैं नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ये तो इस नेचर का रूल है, जो अपने से ज्यादा जो ज्यादा शक्तिशाली होता है वो अपने से कमजोर लोगों को हमेशा दबा के रखता है, भगा देता है। तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे? कॉपर से। इसलिए जिंक क्या करता है? कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस कर देता है। इतनी बात समझ में आ गया? तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, और ये रिएक्शन फिजिबल होगा, ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। समझ में आ गया होगा? तो कौन सा मेटल किसको रिप्लेस करेगा, तो उसके लिए एक ही बात याद रख लेना, एसआरपी। एसआरपी वैल्यू याद नहीं है तो सीक्वेंस याद रखना, यही इंपॉर्टेंट है, बस इतने पर कन्फाइन करना, पता चल जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशन। अब एक चीज पिछले क्लास में रह गया था, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि एक ही मेटल के यदि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ठीक है, मतलब उसके दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोड्स हैं, उसमें से किसी दो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, तो उसके हेल्प से आप तीसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लोगे। कैसे करेंगे वो बात जानो। मेरे समझ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है, नीट में और जेई में। बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आता, अभी मैं इस सीरीज को हटा रहा हूं, ठीक है। तो अपने स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर नोट करते जाओ, या फिर वीडियो को फिर से दोबारा रिवाइंड करके आप देखते जाए। ओके, आज अगला नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो में हम देंगे, आपको सिखाएंगे कि दो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ, तो उसके हेल्प से तीसरे इलेक्ट्रोड का कैसे निकालेंगे। कि टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, कौन सा स्टैंडर्ड, यहां लेता हूं ई इलेक्ट्रोड। ओके, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड if standard electrode potential of two different electrodes are given, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखना PYQs, कई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, है बहुत आसान, समझ जाओगे तो वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग टू, दोनों इसमें फायदे होंगे, ठीक है। ये आज का फिर नेक्स्ट टॉपिक है। जैसे मान लो कि हमने आपको दे दिया आयरन इलेक्ट्रोड, आयरन 3 इलेक्ट्रोड, आयरन की वैल्यूएबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होता है +3 भी होता है, जिसके कितने इलेक्ट्रोड बन सकते हैं? 3। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ E0 Fe2 plus Fe इक्वल टू -0.44 वोल्ट, ये दिया हुआ। E0 किसका दिया हुआ? आयरन इलेक्ट्रोड का। और उसमें भी आपने देख लिया होगा फेरस आयन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है, आयरन इलेक्ट्रोड का दिया हुआ है। आपको फिर दूसरा आयरन है उसका भी देख लें, फिर लिखा हुआ है E0 आयरन +3, ठीक है, और आयरन, फेरस आयन से आयरन और फेरिक आयन से आयरन की वैल्यू दे रखा है -0.036 वोल्ट। देखना 036 वोल्ट। अब आपसे पूछा गया कि देन फाइंड E0
फेरस आयन, फेरिक आयन। ये जो टॉपिक बता रहा हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्रेनिंग का आप बहुत सारे लिख सकते हैं। कॉपर इलेक्ट्रोड, मतलब जिस मेटल की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं, राइट, उसकी कम से कम 3 इलेक्ट्रोड जरूर बनेंगे, ठीक है। तो यहां देखो फेरस आयन से फेरिक -0.44 वोल्ट, और फेरिक से डायरेक्ट आयरन आ गया, इसके लिए कितना होता है -0.036 वोल्ट। और आपसे पूछा गया कि फेरिक आयन से फेरस आयन में कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालोगे। तो आपको बता दो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स कैन नाइदर बी added nor be subtracted to obtain the electrode potential of third related electrode। मतलब 2 इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ना तो आप ऐड कर सकते हो ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो टू ऑब्टेन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रोड। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फ्री एनर्जी में चेंज करेंगे। तो मैं थोड़ा डिटेल में पहले बता दूं, उसके बाद फॉर्मुलेट कर दूंगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू कितनी होगी ये पता करने के लिए दिया, ठीक है जी। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रोड की बात करता हूं। पहला E0 है ना, आयरन 2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स आयरन, यही होगा इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऑफ दिस रिएक्शन, ओके। इसकी फ्री एनर्जी चेंज मान लेते हैं हम लोग, डेल्टा G1 इक्वल टू -NFE0। तो बताओ n की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू F इंटू E0 की वैल्यू भी है, बाद में पुट कर देते हैं, ठीक है। और इसका देखो Fe3+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स आयरन सॉलिड डेल्टा G2 ये मान लेते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। इट गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कन्वर्ट इनटू व्हाट, आयरन। तो -3 इंटू F इंटू E0, तो इसको मान लेता हूँ E01, इसको मान लेते हैं E02, ओके। आपको पता क्या करनी है कि Fe3+ ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Fe2+ में, ठीक है। इसके लिए फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा G03 इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, 1 इंटू F और इंटू E30। देख लो, हो गया। हमें यही निकालना है E30 क्या होगा। इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ वैल्यू, E1 की वैल्यू है, E2 की वैल्यू है, E3 निकालनी है। अब आप बताओ इस दोनों इक्वेशंस के हेल्प से तीसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो यदि हम लोग इस दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट कर दे, याद रखना हमें Fe3+ लेफ्ट हैंड साइड में रखना। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 - 1 घटा देंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये क्या होगा माइनस, ये भी क्या होगा माइनस, ये भी होगा माइनस, ओके। तो ये आयरन तो कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, Fe3+, और 3 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कितना 1 इलेक्ट्रॉन, अब कन्वर्ट हो जाएगा Fe, इधर माइनस है, इस साइड क्या होगा Fe आ गया। मतलब इस दोनों इक्वेशन को तो हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन neither be added nor be subtracted to obtain the electrode potential of third electrode. For this we convert their electrode potential into what, free energy, and energy can be easily either be added or be subtracted। अब बताओ यदि हम ये कर दिए, 2 में से 1 कर दिया, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा G3 इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 में से 1 को माइनस किया तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा G20 माइनस डेल्टा G10। देखो फ्री एनर्जी को माइनस कर दिया। अब आप ये वैल्यू रखो जो सामने में आपके पास वैल्यूज है, तब लोग इसको क्या लिखेंगे बताओ, इसको लिख सकते हैं डेल्टा G03 को क्या लिखेंगे, 1 - 1 इंटू F इंटू E30 इक्वल टू, और सॉरी यहाँ 2 लिखो, 2 में से 1 को माइनस करो, ये डेल्टा G, तो ये कितनी वैल्यू है, -3 इंटू F इंटू E20, और इसमें से माइनस करना है इसको, राइट। तो माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। एक ही बार लिख देता हूँ,
2 इंटू एफ इंटू ई नॉट से ई नॉट E1 नॉट। देखो हमने एक ही बार किया, अब चलो स्टेप में लिख लो, हटाओ, कंफ्यूजन में नहीं रहना, ये हमने ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है। अब देखो एफ यहाँ भी और एफ इसमें भी, सारे एफ क्या हो गए, कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन है, तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस E3 नॉट इक्वल टू, अब ये देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, होगा, तो हम क्या लिख ले रहे हैं, 2E1 नॉट, प्लस को पहले लिख लिया, अब माइनस 3E2 नॉट, E2 नॉट कर लिया आपने। ये वैल्यू देखना, ये पॉजिटिव है, ये क्या हुआ, नेगेटिव, ओके। अब हमें E3 की वैल्यू निकालना है, जैसे लिखो E3 नॉट की वैल्यू लिखेंगे तो ये प्लस कर ले 3E2 नॉट, ये होगा माइनस 2E2 नॉट, E1 नॉट, ये हो गया आंसर। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी है, 3E2, E2 की वैल्यू यहाँ है, ये है E2 है, तो लिखेंगे 3 इंटू पॉइंट, ये एक फाइनल फॉर्मूला हो गया, इसी को हम लोग लिखते हैं N1 N2 जो भी लिखे, तो यहाँ लिखेंगे N2 E2 माइनस N1 E1, ठीक है। उसमें से ये 3 क्या हुआ, देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 3, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 2, तो यहाँ लिखेंगे 3E2 नॉट माइनस 2E2 नॉट, E1 नॉट। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, यहाँ देख लेना इसकी वैल्यू कितना है, माइनस में माइनस 0.036 हो गया, और फिर माइनस यहाँ भी है, यहाँ देखना, तो माइनस में एक आ जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ, ये 2 E1 की वैल्यू कितना, माइनस 0.44, ठीक है। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये होगा माइनस 108, 36 इंटू 3, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ध्यान देना, प्लस आ जाएगा, कितना, 0.88। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो E3 यहाँ लिख देता हूँ, सो E3 नॉट इक्वल टू, ये मेरे समझाने के लिए इतना लिखा, वरना फॉर्मूला यहीं आ गया, लेकिन ये आपको सोचना पड़ेगा कि दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट करो, किसको ऐड करो किसको सब्ट्रैक्ट, ये बात आपको लिखना पड़ेगा। ये इक्वेशन लिखने के बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये कर लेंगे, ठीक है। अब आप बताओ E3 इक्वल टू हो जाएगा, इसमें से 88 में से हम यहाँ लिख देते हैं 0.880 में से माइनस कर लेना है कितना, 0.108, कितना हो जाएगा, ये 2, ये होगा 7, ये भी कितना होगा 7, यानी ये वैल्यू आ जाएगा, देखना पॉजिटिव में आ गया, यानी E3 नॉट इक्वल टू प्लस 0.772 वोल्ट, यानी आप देखने डेटा ECS में लिखा है प्लस 0.77 वोल्ट, ये आता है किसका, E3 नॉट, मतलब फेरिक आयन को फेरस आयन में आने के लिए इसकी SRP वैल्यू कितना है, 0.77 वोल्ट। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको, तो इस पर ट्रेनिंग जरूर करना। कॉपर इलेक्ट्रोड होता है, ये भी लेंथेनाइड एक्टिनाइड की बात करो, जिसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस पर जरूर आप ट्रेनिंग करें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही था, एक पढ़ाया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसका एप्लीकेशंस में MCQ आएगा, राइट, और दूसरा पढ़ लिया ये क्या कहते हैं, जो 2 इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हो, तो तीसरा क्या करेंगे, एक बार फिर से रिजल्ट जान लो। इसके लिए हम क्या करेंगे, तो दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप कन्वर्ट कर लो किसमें, फ्री एनर्जी में, क्योंकि फ्री एनर्जी दो इलेक्ट्रोड्स के फ्री एनर्जी को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब एनर्जी कैन आइदर बी एडेड और बी सब्ट्रैक्टेड, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ कभी नहीं होगा, डायरेक्ट आप दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड कर दोगे। और तीसरा ऑप्शन तो ऐसा नहीं है, इसके लिए आप पहले फ्री एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे फिर करेंगे। आप थोड़ा इस पर ट्रेनिंग लेना, अपने बुक में देखना, ठीक है। और जो कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में डाल के पूछे हमसे, तुरंत आपको आंसर मिलेगा। ओके, बाय बाय। और यदि थोड़ा भी फायदा हो रहा है, कई बार करता हूँ, तो थोड़े अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।